हेलो फ्रेंड्स, तुगलक वंश में हमने अभी तक गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ा। आज पढ़ेंगे अगले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका असली नाम जूना खां था। यह पूरी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। इसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित और चिकित्सा का गहरा अनुभव था। इसके व्यक्तित्व में इतना कंफ्यूजन था कि स्मिथ ने इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा। वहीं बर्नी और इसामी ने इसे पागल और दूसरों का खून पीने वाला तक कह दिया। इसकी सोच समय से आगे थी। यह पहला सुल्तान था जो धर्म से ऊपर उठकर होली जैसे त्योहारों में सार्वजनिक रूप से भाग लेता था। तो चलिए देखते हैं आखिर इतना विद्वान आदमी फेल कैसे हो गया। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की वे 5 गलतियां जिन्होंने उसे पागल साबित कर दिया। बर्नी के अनुसार इनका सही क्रम है। पहला है दुआब में कर वृद्धि। सुल्तान ने गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र में टैक्स बढ़ाया ताकि खजाना बढ़ सके, लेकिन देखिए सुल्तान का बैड लक। उसी साल वहां भयंकर अकाल आया। अधिकारियों ने जबरदस्ती वसूली की तो किसान बागी हो गए। बाद में सुल्तान को अपनी गलती माननी पड़ी और किसानों को सौंधार नाम का कृषि ऋण बांटना पड़ा। यह इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। दूसरा है राजधानी परिवर्तन। सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दी। उसका नाम दौलताबाद रखा। मकसद अच्छा था, मंगोलों से सुरक्षा और पर कंट्रोल। लेकिन गलती ये हुई कि उसने पूरी जनता को साथ ले जाने का आदेश दे दिया। गर्मी और थकान से हजारों लोग रास्ते में ही मर गए। इसका भाग 2। फिर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। चांदी की कमी को देखते हुए सुल्तान ने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए और उनका मूल्य चांदी के टके के बराबर रख दिया। सोच बहुत मॉडर्न थी, लेकिन गलती क्या हुई? शाही टकसाल पर कोई कंट्रोल नहीं था। आम लोगों ने घरों में ही सिक्के ढालना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पूरी इकोनॉमी ठप हो गई और सुल्तान को वापस चांदी देकर वो तांबे के सिक्के खरीदने पड़े। अगला है खुरासान अभियान। सुल्तान ने मध्य एशिया को जीतने के लिए 3,70,000 की एक विशाल सेना बनाई और उन्हें 1 साल का एडवांस वेतन दिया। लेकिन बाद में राजनीतिक स्थिति बदली और युद्ध हुआ ही नहीं, जिससे खजाना खाली हो गया। और अगला है कराचिल अभियान। उसने पहाड़ी इलाके कुमाऊं को जीतने के लिए सेना भेजी, लेकिन वहां ठंड और बारिश ने कहर बरपाया। इतिहासकार बताते हैं कि पूरी सेना नष्ट हो गई और केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए। फ्रेंड्स, उन 5 असफल योजनाओं का नतीजा क्या निकला? बगावत। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। आइए इन्हें बारी बारी से समझते हैं। पहला है दक्षिण भारत का अलग होना। उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1347 में हासन गंगू ने बहमनी साम्राज्य बनाया और 1335 में मद्रे भी स्वतंत्र हो गया। यानी पूरा दक्षिण भारत हाथ से निकल गया। सिर्फ दक्षिण ही नहीं, 1338 में बंगाल भी हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत से कट गया। सुल्तान भागता रहा, विद्रोह दबाता रहा, लेकिन अंत में सब बिखर गया। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ उथल पुथल के लिए ही नहीं बल्कि कुछ नई इमारतों के लिए भी जाना जाता है। पहला है जहांपनाह नगर। सुल्तान ने पुराने किलों रायपिथोरा और सीरी के बीच एक नया नगर बसाया, जिसे जहांपनाह नगर नाम दिया। इसे दिल्ली का चौथा नगर माना जाता है। यहीं पर विजय मंडल नाम की एक इमारत थी, जहां खड़े होकर सुल्तान अपनी सेना का निरीक्षण करता था। अगला है आदिलाबाद का किला। यह तुगलकाबाद किले के ठीक सामने बनवाया गया था। इसे तुगलकाबाद की नकल कहा जाता है क्योंकि यह डिजाइन में बिल्कुल वैसा ही था। अगला है सतपुला। यह इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। यह एक 2 मंजिला पुल और बांध था। इसमें 7 मेहराबें थी, इसलिए इसका नाम सतपुला पड़ा। इसका काम पानी को रेगुलेट करना था। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक धर्म के मामले में बाकी सुल्तानों से बिल्कुल अलग था। यह पहले सुल्तान था जिसने जैन संतों के साथ बैठकर चर्चा की। इसने जैन संत जिनप्रभु सूरी और राजशेखर का बहुत सम्मान किया और उन्हें 1,000 गाय दान में दी। सूफी संतों से विवाद। जैनियों से प्यार था, लेकिन सूफियों से टकरार। उसने सूफी संतों जैसे शेख नासरुद्दीन चिराग दहलवी को भी राज्य की नौकरी करने पर मजबूर कर दिया, जिससे वे नाराज हो गए। इसके दरबार में 2 महान लेखक थे। पहला है जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तारीख फिरोजशाही लिखी। यह सुल्तान का दोस्त भी था और आलोचक भी। और अगला है इसामी। इसने फुतूह उस सलातिन लिखी। यह सुल्तान का कट्टर दुश्मन था और उसे इस्लाम का विरोधी बताता था। अब देखते हैं सुल्तान ने इकोनॉमी और समाज के लिए क्या किया। सुल्तान को सिक्कों से इतना प्यार था कि उसने बहुत सारे नए प्रयोग किए।
इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा। नए सिक्के। पहला है दिनार, यह सोने का सिक्का था जिसका जिक्र इब्न बतूता ने किया है। दूसरा है अदली, यह चांदी का सिक्का था जिसका वजन 140 ग्राम था। और तीसरा है कलमा, इसने सिक्कों पर दोबारा कलमा खुदवाना शुरू किया जो बीच में बंद हो गया था। सती प्रथा। इब्न बतूता लिखता है कि यह पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए परमिट सिस्टम लागू किया था। राजमुंद्री अभिलेख। आंध्र प्रदेश के इस अभिलेख में सुल्तान को दुनिया का खान कहा गया। कृषि विभाग और मृत्यु। फ्रेंड्स, अपनी सारी असफलताओं के बाद भी सुल्तान ने हार नहीं मानी थी। उसने खेती को सुधारने की आखिरी कोशिश की। सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग बनाया जिसका नाम दीवाने कोई रखा। इसके अधिकारी को अमीर कोई कहा गया था। इसका उद्देश्य था कि सुल्तान ने साझा खेती का नियम लागू किया, यानी अदल बदल कर फसलें बोना। यह बहुत ही वैज्ञानिक सोच थी, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने इसे भी फेल कर दिया। और अंत में आखिरकार भागदौड़ करते करते सुल्तान थक गया। सिंध यानी ठट्टा में विद्रोह दबाते समय वह बीमार पड़ा और 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं इसके कुछ इतिहासकारों के कथन। इसकी मृत्यु पर बदायूं ने वो ऐतिहासिक लाइन लिखी जो आज भी गूंजती है। अंततः राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। वहीं स्मिथ ने इसे विरोधाभास का मिश्रण कहा और एल्फिस्टन ने कहा कि इसमें पागलपन का कुछ अंश था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी उस सुल्तान की जो किस्मत से हार गया था। अगले वीडियो में हम मिलेंगे उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक के साथ, जिसने दिल्ली सल्तनत को कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।